कभी सोचा है हमारे आसपास की हर चीज आखिर काम कैसे करती है? मतलब एक ठोस मेज से लेकर वो हवा जिसे हम देख तक नहीं सकते, इन सब के पीछे का राज है केमिस्ट्री। तो आज हम उन्हीं बुनियादी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को देखेंगे, फिर हम जूम इन करके परमाणु के अंदर झांकेंगे। उसके बाद तत्वों की उस जादुई टेबल को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि वो आपस में जुड़ते कैसे हैं, और आखिर में उनकी भाषा सीखेंगे। तो चलिए पहली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो पदार्थ है, लेकिन ये कई शक्लों में आता है। तो एक बर्फ के टुकड़े, एक ग्लास पानी और हवा में जो भाप है, उसमें असल में फर्क क्या है? चलिए पदार्थ की इन तीन जानी पहचानी अवस्थाओं से ही शुरू करते हैं। अच्छा, इसको समझने का एक मजेदार तरीका है। मान लीजिए कि पदार्थ के जो कण हैं वो सब डांसर्स हैं। अब सॉलिड स्टेट में वो सब एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं, एकदम टाइट पैक, और बस अपनी ही जगह पर थिरक रहे हैं। लिक्विड स्टेट में वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, एक दूसरे के पास से निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पर हाँ, डांस फ्लोर नहीं छोड़ सकते। और गैस गैस में तो पूछिए ही मत, वो पूरी तरह से आजाद हैं, पूरे कमरे में जहां मर्जी वहां घूम रहे हैं। तो सारा खेल जो है ना, वो इन कणों की व्यवस्था और उनके बीच के खिंचाव का है। ठोस में ये बहुत मजबूत ताकत से एक दूसरे से चिपके होते हैं। द्रव में ये बंधन थोड़े ढीले होते हैं, जिससे वो घूम फिर पाते हैं। और गैसों में, अरे वो तो लगभग एक दूसरे से आजाद ही होते हैं। तो अभी हमने पदार्थ को बड़े पैमाने पर देखा, लेकिन क्या होगा अगर हम और जूम इन करें? मतलब बहुत बहुत ज्यादा जूम इन। चलिए अब हम सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक यानी परमाणु की दुनिया में चलते हैं। तो ये है परमाणु। इसे प्रकृति का लेगो ब्लॉक समझिए। हर चीज, हम, आप, ये दुनिया, ये तारे, सब कुछ इन्हीं नन्हे नन्हे कणों से बना है। ये किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो फिर भी उस तत्व की पहचान बनाए रखता है। हर परमाणु के दिल में यानी उसके केंद्र में एक नाभिक होता है। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ही ये तय करते हैं कि कोई तत्व सोना है या लोहा। और इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन, जो केमिस्ट्री के असली एक्शन हीरो हैं। सारा खेल सच पूछिए तो इन्हीं का है। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, एक परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह होता है। जरा सोचिए, अगर किसी परमाणु का नाभिक एक क्रिकेट गेंद जितना बड़ा हो, तो उसका सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन भी लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी ठोस लगता है ना, वो असल में लगभग पूरा का पूरा खाली है। अब देखिए, परमाणु कभी कभी इलेक्ट्रॉन खो देते हैं या फिर कहीं से हासिल कर लेते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है उन पर एक चार्ज आ जाता है, और इन्हीं चार्ज्ड परमाणुओं को हम कहते हैं आयन। सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो पॉजिटिव हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वो नेगेटिव हो गया। ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे ना, तो यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे अलग अलग तत्व हैं, लेकिन इन्हें हम व्यवस्थित कैसे करते हैं? यहीं पर केमिस्ट्री की सबसे बड़ी चीट शीट यानी पीरियोडिक टेबल काम आती है। इस पीरियोडिक टेबल के पीछे एक बड़ा सीक्रेट छुपा है, ऑक्टेट रूल। इसे ऐसे समझिए कि हर परमाणु स्टेबल होना चाहता है, शांत होना चाहता है, और ज्यादातर परमाणुओं के लिए स्टेबिलिटी का मतलब है कि उनके सबसे बाहरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों। ये उनके लिए एक मैजिक नंबर जैसा है, और इसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं, या साझा कर सकते हैं, और बस यहीं से लगभग सारी केमिस्ट्री शुरू होती है। ये टेबल हमें एक सुपर पावर देती है, तत्वों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की। पहला ट्रेंड है साइज। क्या आप जानते हैं कि टेबल में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु असल में छोटे होते जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नाभिक और मजबूत होता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। पर जैसे ही हम नीचे जाते हैं, वो बड़े होते जाते हैं, क्योंकि उनमें नए एनर्जी शेल्स जुड़ते जाते हैं। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी। सीधे सीधे कहें
तो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन छीनने में कितनी मेहनत लगती है, ये भी साइज से जुड़ा है। जो छोटे परमाणु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कसकर पकड़ते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है, और जो बड़े परमाणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। और आखिर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बस ये बताता है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेकर कितना लालची है। आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही ये भी एक लाइन में बढ़ता है और एक कॉलम में नीचे की ओर घटता है। यही ट्रेंड हमें ये समझने में मदद करता है कि परमाणु एक दूसरे से दोस्ती कैसे करते हैं। तो अब हम परमाणुओं को जानते हैं, उनकी आदतें जानते हैं, लेकिन वो अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं? चलिए अब केमिकल बॉन्ड्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर परमाणु वो बॉन्ड बनाते कैसे हैं जिनसे हमारे चारों तरफ की ये पूरी दुनिया बनी है। देखिए, परमाणुओं के एक साथ जुड़ने के 3 मेन तरीके हैं। आयनिक बॉन्ड्स में एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। इससे उन पर ऑपोजिट चार्ज आ जाता है और वो एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खिंच जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स में वो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह। और मेटालिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन एक समुद्र की तरह आजादी से घूमते हैं, और यही चीज धातुओं को उनकी खास प्रॉपर्टीज देती हैं। और यहां सबसे कमाल की बात यह है कि परमाणु के लेवल पर यह बॉन्ड कैसा है, ये सीधे सीधे उन चीजों के गुणों को तय करता है जिन्हें हम असल दुनिया में देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड की वजह से ही हमारा खाने वाला नमक इतना भंगुर होता है, और मेटालिक बॉन्ड्स के कारण ही धातुओं को मोड़कर उनकी चादरें या तारें बनाई जा सकती हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि पदार्थ कैसे बनता है और एक साथ कैसे जुड़ता है, तो चलिए आखिरी हिस्से को समझते हैं। ये है केमिस्ट्री की ऑफिशियल भाषा, यानी चीजों का नामकरण कैसे किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स का नाम रखना काफी सीधा है। पहले मेटल का नाम, फिर नॉन मेटल का नाम जिसके आखिर में आइड लगा हो। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर बन गए सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा टेबल सॉल्ट। और अगर किसी मेटल के एक से ज्यादा चार्ज हो सकते हैं तो हम बस उसके नाम के आगे रोमन नंबर लगा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ मामला थोड़ा और डिटेल में जाता है, क्योंकि एक ही तरह के तत्व कई अलग अलग तरीकों से जुड़ सकते हैं। इसलिए हम ग्रीक प्रीफिक्स जैसे डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, इनका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हर तत्व के कितने परमाणु हैं। और हाँ, एसिड्स के लिए अपने खुद के खास नियम हैं। ये नियम इस बात पर आधारित होते हैं कि उनमें हाइड्रोजन मौजूद है। ये सब इसलिए है ताकि एक ऐसी भाषा बन सके जिसे हर कोई समझ सके और कोई गड़बड़ी ना हो। तो हमने बड़ी चीजों से शुरुआत करके सबसे छोटे परमाणुओं तक का सफर तय किया और उन नियमों को भी जाना जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जब आप इन नियमों को जानते हैं तो सवाल ये है कि आप इनसे क्या बनाएंगे।